नेपाल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते कुछ ही दिनों में एक सरकार गिर गई। चलिए आज इस पूरे संकट की परतें खोलते हैं जिसने देश को हिलाकर रख दिया। बात है सितंबर 2025 की शुरुआत की। नेपाल में अचानक एक संकट की चिंगारी भड़की और वो इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही दिनों में दशकों की सबसे बुरी अशांति में बदल गई। और इसका नतीजा एक चुनी हुई सरकार का गिरना। तो ठीक है, सबसे पहले उस एक फैसले पर गौर करते हैं जिसने इस पूरी आग को भड़काने वाली चिंगारी का काम किया। हुआ ये कि सरकार ने इस कदम को एक रेगुलेटरी एक्शन, मतलब नियमों के पालन से जुड़ा बताया, लेकिन जनता ने इसे बिल्कुल अलग नजर से देखा। ये एक ऐसा फैसला था जिसका असर लगभग हर युवा पर पड़ना था। सोचिए, एक ऐसी पीढ़ी के लिए जो ऑनलाइन ही अपने विचार रखती है, अपनी बातें कहती है और संगठित होती है। इसे उनकी आवाज पर सीधे हमले के तौर पर ही देखा गया। यह सिर्फ एक ऐप बैन नहीं था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को चुप कराने की कोशिश जैसा लगा। और हुआ भी वही। जो गुस्सा ऑनलाइन दिख रहा था वो ज्यादा देर तक ऑनलाइन नहीं रहा। ये बड़े ही नाटकीय अंदाज में सड़कों पर उतर आया और इसके नतीजे बहुत गंभीर हुए। सिर्फ 5 दिन, जरा देखिए कि घटनाएं कितनी तेजी से घटी। 4 सितंबर को सोशल मीडिया बैन का ऐलान होता है और 9 सितंबर तक प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता है। मतलब एक डिजिटल फैसले से लेकर राजनीतिक भूचाल तक सिर्फ एक हफ्ते से भी कम समय में सब कुछ हो गया। और इस टकराव की एक बड़ी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक इन झड़पों में लगभग 19 लोगों की जान चली गई और ना जाने कितने घायल हुए। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। यहां तक कि काठमांडू का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तक बंद करना पड़ा। आखिरकार इस भारी दबाव के चलते सरकार को झुकना ही पड़ा। तो यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि सोशल मीडिया पर जो बैन लगा वो तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असलियत तो ये है कि जनता के गुस्से का बारूद तो सालों से जमा हो रहा था। सवाल ये है कि आखिर ये गुस्सा आया कहां से। चलिए अब उन गहरी जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इस विस्फोट को लगभग तय कर दिया था। देखिए, ये गुस्सा किसी एक वजह से नहीं था। ये 4 बड़े मुद्दों का एक तरह से विस्फोटक मिश्रण था। सरकार में फैला हुआ भ्रष्टाचार, डिजिटल आज़ादी पर हमला, युवाओं में बेरोजगारी और भविष्य की चिंता, और दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता। और यहीं हमें संकट की असली जड़ दिखती है, बढ़ती हुई असमानता। एक तरफ थे नेता और उनके परिवार जिनकी दौलत सबको साफ साफ दिख रही थी, और दूसरी तरफ थे देश के आम नौजवान जिनके लिए मौके लगातार कम होते जा रहे थे। ये आंकड़ा है युवा बेरोजगारी की अनुमानित दर का, और यही आर्थिक हताशा और विरोध प्रदर्शनों की ऊर्जा का एक मुख्य कारण थी। जाहिर है, जब युवाओं के पास मौके नहीं होते तो उनका गुस्सा सड़कों पर दिखता है। और इस लगातार राजनीतिक उथल-पुथल का मतलब ये था कि लोगों का सिस्टम पर से भरोसा लगभग खत्म हो चुका था। हर कुछ समय में सरकारें बदल रही थीं, लेकिन आम लोगों की समस्याएं जस की तस थीं। चलिए अब संकट के तुरंत बाद के हालात पर चलते हैं और देखते हैं कि अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों ने उस वक्त कैसे प्रतिक्रिया दी। सरकार के कदमों को देखें तो एक पैटर्न दिखता है। पहले उन्होंने सख्ती दिखाई और फिर जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो रियायतें दी। इससे पता चलता है कि उन पर दबाव कितना ज्यादा था। पहले सख्ती, फिर बात न बनने पर पीछे हटना। यहां एक बहुत बड़ा अंतर साफ दिखता है। सरकार ने शायद सोचा कि बैन हटाने या प्रधानमंत्री का इस्तीफा देने से मामला शांत हो जाएगा, लेकिन तब तक प्रदर्शनकारी बहुत आगे बढ़ चुके थे। अब उन्हें सिर्फ रियायतें नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में बदलाव चाहिए था। तो प्रधानमंत्री के जाने और प्रदर्शनकारियों के अभी भी सड़कों पर होने के साथ नेपाल एक गहरी अनिश्चितता के दौर में दाखिल हो गया। अब विशेषज्ञ आगे के कई रास्ते देख रहे हैं। हो सकता है कोई त्वरित समाधान निकल आए या फिर अस्थिरता का एक लंबा दौर चले। भविष्य में क्या होगा ये अभी भी साफ नहीं है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। सिर्फ सतही राजनीतिक बदलाव से शायद कुछ न हो, क्योंकि जनता की मांग असली सुधार की है। असली मुद्दा तो उन गहरी समस्याओं को हल करना है। और यही सवाल हमें आखिर में छोड़ जाता है, जो उस अहम मोड़ को दिखाता है जिस पर नेपाल आज खड़ा है। क्या ये एक नई सुबह की शुरुआत है या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।